हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में से 7 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा। इस चैप्टर में से 7 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा। क्या क्या आएगा इस चैप्टर में से, देखिए इस चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो उसके लिए आप एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दी जाएंगी। हमेशा कितनी इक्वेशन मिलेंगी? 2 इक्वेशन मिलेंगी। और देखो, पहले एक बात समझ लो कि अगर इस चैप्टर में से 7 नंबर का आना है, अगर इस चैप्टर में से 7 मार्क्स का आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का आपका एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना। अब मैं ऐसा कैसे बोल पा रहा हूँ, सैंपल पेपर देखा और भी बहुत सारे सैंपल पेपर देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, उन सबको देखने के बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल है। तो मतलब आपको छोटे, मतलब 2 नंबर के लायक छोटे-छोटे क्वेश्चन है, आपको उनको भी सॉल्व करना है और जो बड़े-बड़े 4 नंबर के लायक क्वेश्चन है, उनको भी आपको सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है ना, ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत पेपर में ना आए, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं जो शुरुआत में दिए हैं वो हैं 2 नंबर के लायक क्वेश्चन, के 2 नंबर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में तो वो क्या हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे चैप्टर में इस वाले चैप्टर में फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कंपेयर करके हमको क्या बताना है कि यहाँ पे जो अपन को इक्वेशन दी गई है, इन ये क्या करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। अब मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, उस कंसेप्ट को याद कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी जबकि आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले आप a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल हो b1/b2 के, ध्यान से सुनना, सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड है ना, रिलेशन में है, ठीक है। अगर a1/a2, पहली बात क्या बोली मैंने, अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक बात और साथ में क्या होगा, ये होगा कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिसके पास सॉल्यूशन नहीं होता है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होगा। अब क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन है इसलिए इसको क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट बोलोगे। पेयर कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और साथ में a1/a2 अगर डज नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। और यहाँ पे लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। कैसी लाइंस आएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, ठीक है। लाइंस कैसी आएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है कि लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इसका जब ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ में जो भी लाइंस आएंगी वो क्या कर रही होंगी, किसी ना किसी पॉइंट पे मिल रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये हो गया पहली वाली कंडीशन। अब पेपर में आपको कैसे आ जाए, उनने पूछ लिया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल है b1/b2, सॉल्यूशन कैसा होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। पेयर कैसा होगा, पेयर का होगा कंसिस्टेंट, मतलब जो दो इक्वेशन है उनका पेयर कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। लाइंस कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी। एक बात और याद कर लो, अभी मैं जब ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसकी जनरल फॉर्म पूछी जाती है और स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी जाती है। जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक तो ये इसकी क्या है, जनरल फॉर्म है। क्या है ये? जनरल फॉर्म। इसको अपन जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। इसको जनरल फॉर्म भी बोलेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहीं से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। और इस वाले इसके बाद देखेंगे, अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और यहाँ पे तो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। एक और बात कि यहाँ पर जो हमें यहाँ पे जनरल फॉर्म दी गई है, ध्यान से सुनना। जनरल फॉर्म उनने पूछा, जनरल फॉर्म बताओ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। जनरल फॉर्म बताओ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो अभी आपको यही लिखना है। उनने पूछा स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो अभी आपको यही लिखना है। उनने बोला जनरल फॉर्म बताओ या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, तो अभी आपको यही लिखना है, ठीक है ना। तो अभी आप सेम चीज लिखेंगे, ठीक है।
ठीक है। तो एक कंडीशन हो गई A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर होगा तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, पेयर कंसिस्टेंट होगा, लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। तो अगर ये कंडीशन के बिना है तो आप बोल सकते हो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब चारों चीजें एक दूसरे के साथ चलेंगी। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि अगर A1/A2 इक्वल हुआ किसके, B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है। C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। पेयर कैसा होगा? यहाँ पे कंजिस्टेंट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकंजिस्टेंट। क्या हो जाएगा? इनकंजिस्टेंट। इनकंजिस्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि जब भी भैया यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, तो हमने क्या बताया था कि जब भी सॉल्यूशन होगा उसको कंजिस्टेंट बोलोगे, और जब सॉल्यूशन नहीं होगा उसे क्या बोलोगे? इनकंजिस्टेंट बोलोगे। फर्स्ट वाले में सॉल्यूशन था इसलिए इसको कंजिस्टेंट बोला था, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है तो इसे क्या बोला? इनकंजिस्टेंट बोला। ठीक है ना। और साथ में लाइंस कैसी आएंगी? लाइंस हमेशा यहाँ पे पैरेलल आएंगी। कैसी लाइंस आएंगी? पैरेलल लाइंस आएंगी। मतलब अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाने में लाइंस तुम्हें कैसी देखने को मिलेंगी? इस प्रकार से पैरेलल लाइन देखने को मिलेंगी, कभी आपस में मिलने वाली नहीं होंगी वो। ठीक है। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है ना। आ गई ना बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है? थर्ड कंडीशन और देख लो। तीसरी वाली कंडीशन होगी कि अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1/C, तीनों बराबर हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। मेनी सॉल्यूशन, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूशन है, जब भी सॉल्यूशन होते हैं क्या बोलते हैं? कंजिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? ये कंजिस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, कंजिस्टेंट कैसा होगा? मतलब इसके पास सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, यहाँ पे x की वैल्यू y के ऊपर डिपेंड करेगी। आप x की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू अलग नहीं, जितनी आप x की वैल्यू रखोगे उतनी y की वैल्यू आ जाएंगी। मतलब यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू x और y की वैल्यू पे क्या करती? डिपेंड करती एक दूसरे के ऊपर। तो क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। इसको क्या बोलोगे? डिपेंडेंट बोलोगे। क्या बोलेंगे इसको? डिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन कंडीशन हो गई। और साथ में लाइंस कैसी आएंगी? यहाँ पे लाइंस आएंगी को इंसिडेंट। लाइन कैसी आएंगी? को इंसिडेंट लाइंस आएंगी। को इंसिडेंट लाइंस आएंगी। ठीक है। तो तीन कंडीशन बताई। अगर A1/A2 अगर A1/A2 इक्वल है डज नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कंजिस्टेंट पेयर होगा और इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगे। ठीक है। दूसरा, अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। पेयर कैसा होगा? इनकंजिस्टेंट। और लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। A1/A2 तीनों बराबर होगा तो क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। पेयर अपना कंजिस्टेंट होगा लेकिन डिपेंडेंट कहलाएगा। और साथ में लाइंस कैसी आएंगी? कोइंसिडेंट। मतलब जैसे मान लो अगर तुमने ग्राफ बनाया तो इसकी लाइंस कैसी आएंगी? एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। ठीक है। मतलब दोनों लाइन एक ही लाइन एक ही जगह होंगी। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। आगे ना बात समझ में? इस प्रकार से अपना ये हो गया। तो ये कंडीशन अगर आपको याद है तो आप सब कुछ कर लोगे। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अपन ये देखते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल कोइंसिडेंट। वो कह रहे हैं बताओ कि लाइंस अपनी इंटरसेक्टिंग होंगी कि पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। कैसे बताओगे? सबसे पहले एक क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है। इक्वेशन को लिख लें, उसके बाद फिर देखते हैं। यहाँ पे सॉल्व करें। ये है क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दी गई है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। यहाँ पे इसको अपन कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे देखो ये है A1x। ठीक है। ये है ये क्या है? B1x है ना। ये क्या है? B1 बाई ये क्या है? C1 इक्वल टू 0। ये क्या है? A2x प्लस में B2 बाई प्लस में C2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से यहाँ पे अपन को दिया गया है। ठीक। अब यहाँ पे देखो A1x यहाँ पे 5x, मतलब A1 की वैल्यू कितनी है? 5। तो हमको सारी वैल्यूज पुट करनी है। A1 A2 निकालेंगे हम, B1 और B2 की वैल्यू निकालेंगे, और C1 और C2 की वैल्यू, सारी वैल्यूज अपन यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे, हर क्वेश्चन में आपको वैल्यूज निकालनी है। A1 की वैल्यू कितनी है? 5। B1 यहाँ पे 4, तो B1 की वैल्यू कितनी है? 4। C1 यहाँ पे 8, C1 की वैल्यू कितनी है? 8। A2 की वैल्यू कितनी है? 7। B2 की वैल्यू कितनी है? 6। C2 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 9। क्या करो? सबसे पहले A1/A2 फाइंड करो। ठीक है। सिंस
a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना आएगा, देखो a1 अपॉन a2 5/7 कितना आया 5/7। फिर क्या निकाला अपन ने b1 अपॉन b2, ठीक है। तो b1 अपॉन b2 कितना है, b1 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है 6, कितना आ गया 4/6, कितना आया 2/3, कट जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। उसके बाद क्या निकाला अपन ने c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू कितनी है 8/9, क्या हो गया 8/9। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करने पे आप साफ साफ दिख रहा है कि जो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। क्या लिखोगे, सिंस a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये कंडीशन जब भी होती है, जब भी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर डज नॉट इक्वल होता है, तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लाइन कैसी करेंगे, लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। सो क्या लिख दोगे, सो द लाइन्स विल इंटरसेक्ट, लाइन्स क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक, ये हो गया। इस प्रकार से आप निकाल लोगे तो हर ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 की, तो वहां पे क्या होगा, और डज नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2, वहां पे क्या होगा, लाइंस पैरेलल होंगी। अब तीनों बराबर आ जाए तो लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इसमें से देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है। 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। यहाँ पे क्या करना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की वैल्यू को फाइंड करके अपन को बताना है कि यहाँ पे कंजिस्टेंट होगा कि इनकंजिस्टेंट हो। क्या बताना, कि कंजिस्टेंट होगा कि इनकंजिस्टेंट होगा। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको, है ना, कि कैसे सॉल्व करोगे। देखो तरीका वही है, बस यहाँ पे अपन को याद रखनी है कंडीशंस। क्या याद रखनी है, कंडीशंस याद रखनी है कि अगर a1 अपॉन a2 भी कंडीशन आप याद, इनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 3x + 2y = 5। सबसे पहले क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, a1 अपॉन a2 कितना आएगा 3/2, कितना आया 3/2। देखो a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू कितनी है 2, और अपन ने क्या निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, कितना आएगा 2/-3। b1 की वैल्यू कितनी है, देखो b1 की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, कितनी है 2, और b2 की वैल्यू कितनी है -3, क्या आ गया 2/-3। अब देखो 3/2 और 2/-3 बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्या बताना है, कंजिस्टेंट होगा कि इनकंजिस्टेंट होगा। तो जब भी a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 की, तो वहां पे कंजिस्टेंट होता है ना। और अगर तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो अभी कंजिस्टेंट होता है। केवल इनकंजिस्टेंट कब होता है, कि a1 अपॉन a2 इक्वल था b1 अपॉन b2 को, डज नॉट इक्वल हो गया c1 अपॉन c2। यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा भैया यहाँ पे ये हो जाएगा कंजिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, सो द पेयर इज कंजिस्टेंट, क्या लिख दो, सो द पेयर इज कंजिस्टेंट, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सॉल्व करो, इतने सिंपल क्वेश्चन है। जिस प्रकार से आपने ये लिखा था ना, पहले आपने a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना प्रॉपर तरीके से, हेयर a1 इक्वल टू इतना, b1 इक्वल टू इतना, c1 इक्वल टू इतना, है ना। a2 b2 c2 की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यूज निकाल के फिर सॉल्व करके दिखाना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे ना बात समझ में कि नहीं आगे, क्या हो गया, आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको 4 चैप्टर भी करना है, 5 भी करना है, पूरे के पूरे 14 चैप्टर की वीडियो बनाना है ना। पूरी 14 चैप्टर की वीडियो बना दूंगा, तो आपको कहीं पे दिक्कत आने वाली नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन भी आप कर लोगे, 2 नंबर में आएंगे। देखिए सारे क्वेश्चन कितने नंबर में आएंगे, 2 नंबर में आएंगे। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अब आता है इक्वेशन को सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखिए 2 मेथड होते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड सबसे ज्यादा इजी मेथड है, एलिमिनेशन मेथड सबसे ज्यादा सिंपल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इजी है लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। ज्यादा लेंदी मतलब लगभग बराबर है, आपको दोनों मेथड सीखने हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड भी आपकी बुक में है, ठीक है, लेकिन ग्राफिकल मेथड पेपर में कम आता है और आज तक अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो लेकिन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आता है, तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन को आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने क्या किया है कि हर क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए भी बोल दिया और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करने के लिए बोल दिया पेपर में। लेकिन या तो वहां पे केवल इतना लिखेंगे, वो सॉल्व द गिवन इक्वेशन,
गिवन इक्वेशन को सॉल्व करो तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब वहां पे आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन अगर उन्होंने वहां पे लिखा है कि इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो तो आपको फिर एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो पहले आपको देख लेना है क्वेश्चन में लिखा क्या है, और सॉल्व करने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। ठीक, अब सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं अपन उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लगा लेना, जो नहीं आएगा आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको है ना ऐप में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और ज्यादातर सारे क्वेश्चन मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है, और आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन को फर्स्ट वाली इक्वेशन है x प्लस बाई इक्वल 4 और x माइनस बाई इक्वल टू 14। x प्लस बाई इक्वल टू 4, x माइनस बाई इक्वल टू 14, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है x प्लस बाई इक्वल 4, x माइनस बाई इक्वल टू 14। देखो जो भी अपन को इक्वेशन दी, सबसे पहले इक्वेशन लिख लो आप, x प्लस बाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस बाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखोगे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले कौन सी मेथड सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, देखिए मैं सिंपल शब्दों में बताऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम दोनों में से कोई एक इक्वेशन को लेके चलेंगे, ठीक है, और उस इक्वेशन को x और y में से किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल में कर लेंगे। या तो पूरी इक्वेशन को x के इक्वल में कर लो, या फिर पूरी इक्वेशन को y के इक्वल में कर लो, ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी वैल्यू अपन दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अपन को एक वैल्यू मिल जाएगी, और उस वैल्यू को अपन किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस बाई इक्वल 4, तो हमने लिख दिया x प्लस बाई इक्वल टू 4। अब इसको हम x के इक्वल में भी कर सकते हैं, y के इक्वल में भी कर सकते हैं। मैं y के इक्वल में करता हूँ, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 माइनस एक्स। y इक्वल टू कितना आ गया? 4 माइनस एक्स। अब ये जो इक्वेशन बनी नहीं, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर लैंग्वेज आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। इस बाई की वैल्यू देखो, फर्स्ट को लेके चलोगे तो सेकंड में पुट करोगे, सेकंड को लेके चलोगे तो फर्स्ट में पुट करोगे। ठीक है, हम फर्स्ट इक्वेशन को लेके चले थे तो हम सेकंड में पुट करेंगे। क्या लिखेंगे? पुट बाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस बाई इक्वल 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x माइनस बाई इक्वल टू 4, ये अपनी इक्वेशन थी, सॉरी x माइनस बाई इक्वल टू 14, ये अपनी इक्वेशन थी। अब y की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस एक्स, तो जहां पे y है वहां पे क्या पुट कर दोगे? 4 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या पुट कर दोगे? 4 माइनस एक्स। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? देखो x का लिखा अपन ने क्या? x माइनस का इंटू 4 में तो क्या आ गया? माइनस का 4, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। यहाँ पे x का आ गया, x इक्वल टू कितना हो गया? 40। अब x और x कितने हो गए? 2x। माइनस 4 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे एक 14 पहले से था, और ये माइनस का 4 इस साइड गया तो क्या हो गया? प्लस का 4। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? 14 और 4 कितना? 18, और 2 था मल्टीप्लाई में। देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? 18 अपॉन 2 था मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आगे डिवाइड में, तो 2 से ही कर जाएगा, कितना आएगा? 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। अब एक वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब इस वैल्यू को अपन किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे इस वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट कर दो, चाहे सेकंड में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ इक्वेशन नंबर देखो, और सॉल्व करने का देखो सिंपल तरीका है, या आपको ये जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करोगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है? इक्वेशन नंबर थर्ड है हमारी y इक्वल टू 4 का, y इक्वल टू y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ठीक, अब y इक्वल टू 4 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई? 9 आई। यहाँ पे क्या करोगे? x यहाँ पे क्या पुट कर दोगे? 9 पुट कर दोगे। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 में से 9 जाएगी तो वो प्लस माइनस माइनस होंगे, 9 में से 4 गए तो 5 बचे। अब यहाँ पे बड़ा कौन है? 9 बड़ा है, माइनस का है तो साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को, मतलब x प्लस बाई इक्वल टू कितना था? 4 था, तो x प्लस बाई इक्वल देखो, और वेरिफिकेशन करने के लिए आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन आपको करके नहीं दिखाना है, लेकिन आप खुद अपना आंसर चेक करने के लिए कि आपने जो निकाला है वो सही है कि नहीं। अपना ये आंसर हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप समझोगे कैसे, ठीक है, कि आपका आंसर सही है?
x की वैल्यू आपकी कितनी आई, x की वैल्यू आई आपकी 9 और y की वैल्यू कितनी आई -5, ये आई ना -5। तो क्या देखो इन दोनों वैल्यू को पुट करने पे क्या 4 आता है, तो x की वैल्यू 9 रखोगे, y की वैल्यू 5 रखोगे, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे गारंटेड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू 9 रखोगे, y की वैल्यू -5 रखोगे, माइनस माइनस प्लस 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, मतलब यहाँ पे अपना आंसर जो आया है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल अपना आंसर क्या है, सही है। तो आपको आंसर भी आप यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ठीक, अब इसी वाले क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या लिखोगे, बाय एलिमिनेशन